एवरीवन, आज पुनः मैं आपके सेवा में उपस्थित हूँ। इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं हिंदी में वाक्य का टेंस कैसे पहचानते हैं इसको बताया था और आपने सभी लोगों के द्वारा यह देखा गया और आपके द्वारा सराहना भी किया गया, कमेंट भी किया गया, लाइक भी किया गया। यह मेरे मनोबल को बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। आज मैं और उसका ट्रांसलेशन का पार्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वादा भी किया था आपसे कि इसका ट्रांसलेशन शॉर्ट में और अच्छी तरह से कैसे कर लेंगे यह मैं बताऊँगा। फिर इसका जो सीक्रेट चीज़ें हैं इसके बाद वाले वीडियो में दूंगा। मुझे आशा है कि आप ज़रूर एकाग्रचित होकर के, अटेंटिव होकर के और इस वीडियो को देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट भी करेंगे। साथ में लाइक और शेयर भी करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं। विषय था हमारा टेंस की बात चल रही थी। इस टेंस के बारे में इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, टेंस की ट्रांसलेशन का पार्ट अधिकतर होता है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसको आज सीखना है आपको। तो आप जानते हैं कि हमारा पूरा जितना भी टेंस होता है उसकी संख्या होती है 12। तो आपने देखा भी था 3 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसका प्रत्येक का 4-4 पार्ट। जैसे पहला दिया था मैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का। दूसरा पार्ट दिया था पास्ट और तीसरा दिया था फ्यूचर। ऐसे ही लिखा था मैं। ये जो पार्ट था 3 ये था और इसका प्रत्येक का 4-4 इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर का भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से इस टोटल 12 टेंस थे। आज जो मैं ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ इसको अच्छी तरह से आप देखेंगे कि आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो ट्रांसलेशन हम करते हैं हिंदी में करते हैं, हिंदी में जो वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर मैं बताना चाहता हूँ। हिंदी में जो वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हिंदी में सबसे पहले कर्ता होता है, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता के बाद हमारा कर्म आता है, कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आता है क्रिया, यानी कि अंत में क्रिया आता है, इसको बोलते हैं वर्ब। यह हिंदी का स्ट्रक्चर है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अंतर हो जाता है। कर्ता तो अपनी जगह पर होता है, इंग्लिश में कर्ता तो अपनी जगह पर होता है, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्रिया और कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट और वर्ब में हम क्रिया का यानी कि वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे और कर्म का, ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में करेंगे। इसलिए इसके बाद आ जाता है वर्ब और वर्ब के बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले क्या यूज करना है तो सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करना है वर्ब, वर्ब के बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट। यह दिमाग में आ गया होगा। जैसे हिंदी वाला वाक्य को मैं देखें, जरा देखिए आप। राम एक आम खाता है। एकदम साधारण सा वाक्य मैं दे रहा हूँ, एकदम साधारण वाक्य को लेकर के उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। इसमें कर्ता के बारे, कर्ता वाले पार्ट में बताऊंगा कर्ता को कैसे पहचानते हैं। कर्ता
वाक्य का वह पार्ट होता है जो जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है। तो ये जो कुछ भी बता रहा हूं ये करता है, यानी जो यहाँ खाने की क्रिया चल रही है, खाने का काम राम कर रहा है, तो राम हो गया कर्ता। तो यहाँ राम आ गया कर्ता, या यह पार्ट हमारा पूरा हो गया। उसके बाद से आता है कर्म। हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। आता है कर्म, ये है ऑब्जेक्ट, एक काम जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। और अंत में आता है आया है खाता है, तो ये क्रिया हो गया। खाना पीना उठना बैठना सब क्रिया होता है, जिसको अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। लेकिन जब हम वही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि कर्ता लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट और वर्ब में परिवर्तन कर देंगे। और यह स्ट्रक्चर हिंदी में सारे वाक्यों के लिए है, सारे टेंस के लिए है। सारे वाक्य के लिए नहीं, लेकिन सारे टेंस के लिए है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। टेंस में यही होता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर आना चाहिए। तो यहाँ वर्ब आया है, और इसका मेन हीरो जो होता है ना, मेन पार्ट जो होता है ना इस स्ट्रक्चर का, वह होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। वर्ब को परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, और हमारा टेंस बदलने लगता है। और इस पार्ट को मैं टेंस जब बता रहा था तब भी मैं बताया था कि कैसे हम वर्ब के द्वारा टेंस डिनोट करते हैं, टेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ब को जानना जरूरी है। आप वर्ब को विधिवत पढ़ लीजिए, उसके टेंस, उसके फॉर्म को जान लीजिए। तो उस दिन भी मैं बताया था वर्ब का 5 फॉर्म बताया था। वैसे मेन जो होता है 3 ही फॉर्म होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। उसमें एक ING फॉर्म होता है, और लास्ट में एक VES, यानी कि वर्ब में या ES या S जोड़ा जाता है। ये 5 फॉर्म बताया था मैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका जो वर्ब है उसी पार्ट को अगर आप बदलेंगे तो आपका टेंस बदलेगा, इसलिए वर्ब को जानना बड़ा जरूरी होता है। अब हम चलते हैं, चूंकि सारे टेंस तो आपके दिमाग में है कि 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4। तो प्रेजेंट में पहला टेंस का वर्ब क्या होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट का अगर देखा जाए तो इंडेफिनिट जो टेंस है, दोनों मिलकर के क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब का कौन सा वो यूज करते हैं इसको देखेंगे। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होना चाहिए। इसमें कहीं यस कहीं ES जोड़ते हैं। अब ये सवाल दूसरा है कि कहाँ जोड़ते हैं कहाँ नहीं जोड़ते हैं, और आप जानते भी हैं क्योंकि शुरुआत से ही लोग पढ़ाते हैं और बताते हैं सारे टीचर, और बच्चों को याद कराते हैं। वर्ब में कहीं ES जोड़ते हैं कहीं नहीं जोड़ते हैं। इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? तो जब सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य का ये जो सब्जेक्ट है ना, यह सब्जेक्ट अगर सिंगुलर का है, ध्यान देना, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, तथा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का है, यानी कि उसको अगर हम पर्सन को डायरेक्ट लिखें तो अगर वह पर्सन ही सी इट अगर है, या केवल राम है राम, केवल श्याम है, या मीरा है मीरा है, ऐसा कुछ है, एक बॉय है, एक गर्ल है, फादर है, मदर है, अकेला है, सिंगुलर उसी को बोलेंगे जिसको जो एक होता है। अगर सिंगुलर में है आई को छोड़ करके, तो उसके साथ वर्ब में यस से यस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? तो आई और वी।
सेकेंड पर्सन का है तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, यू। तो इसके साथ वर्ब में यस यस नहीं जोड़ते हैं, बिल्कुल मत जोड़िएगा। और उसके साथ हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर मतलब एक से ज्यादा, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड गीता, बॉयज, गर्ल्स और दे। इस प्रकार से प्लूरल अगर आता है तो वर्ब में यस यस नहीं जोड़ा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। यानी कि कहीं यस यस जोड़ेंगे, कहीं नहीं जोड़ेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डच, डू या डच। डू डच जो भी प्लूरल होगा, आई प्लूरल मतलब जैसे सिंगुलर में की है आई, तो आई, यू, दे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे राम बोला था मैं, जहां मतलब ये जो समझिए कि जहां यस यस जोड़ेंगे वहां डच का प्रयोग करेंगे और जहां यस यस नहीं जोड़ेंगे वहां पर डू का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से डू डच होता है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है? अफर्मेटिव में तो नहीं पड़ता है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। अफर्मेटिव में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, यस यस जोड़ देंगे, लेकिन निगेटिव बनाते समय डू डज आईपीआर हो जाता है, यानी कि ही, डू या डज। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसमें यस यस नहीं जोड़ेंगे। जैसे ये जो वाक्य है आप देख रहे हैं, राम एक आम खाता है, अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो लिखेंगे राम। अब वर्ब लिखना है, वर्ब है खाना। खाना की अंग्रेजी सब जानते हो कि इट होता है, तो इट लिख देंगे। अब जरा थोड़ा सा तर्क करेंगे कि राम सिंगुलर है प्लूरल है, तो अगर ध्यान से देखिए तो राम सिंगुलर है और थर्ड पर्सन का है। ऐसी स्थिति में हम केवल यस जोड़ देंगे, राम इट्स। और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो ये काम, तो ये मैंगो लिख देंगे। और इसके बाद से हमारा अदर वर्ड्स का भी प्रयोग किया जाता है, अगर है तो, नहीं होगा तो वहीं पर फुल स्टॉप लगाइए, सब काम समाप्त कीजिए। अगर आगे अन्य शब्द हैं तो अदर वर्ड्स यूज करजिए, नहीं है तो वहीं पर फुल स्टॉप कर दीजिए, आपका वाक्य पूरा हो जाएगा, राम इट्स ए मैंगो। लेकिन अगर इसको निगेटिव बनाना हो कि राम एक आम नहीं खाता है, नहीं शब्द आ गया, तब दूसरा बनेगा, यानी कि डू डज आईपीआर हो जाएगा, डू डज आ जाएगा तो लिखेंगे राम डज नॉट। चूंकि इसमें यस जुड़ा है इसलिए यस जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि लास्ट में ओ है। डज नॉट ईट ए मैंगो, आप देख लीजिए। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जिस भी टेंस का कोई वाक्य आया हो उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। अगर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे इसी को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? डज राम ईट ए मैंगो। यह फार्मूला हर जगह चलेगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तब लिख देंगे डज राम नॉट ईट ए मैंगो। क्वेश्चन मार्क इसमें रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अगर मान लो कोई हिंदी में वाक्य है और उसमें जो है इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कब बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी जैसे राम एक आम क्यों नहीं खाता है, तो हम क्या करेंगे? इस डज से पहले वाई शब्द जोड़ देंगे और हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। मतलब उस शब्द का जो हिंदी में आया हुआ है उसका अंग्रेजी यहाँ जोड़ दीजिए, इंग्लिश जोड़ दीजिए, आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार।
कितना सामान्य सी बात है। और यह प्रक्रिया हर टेंस के लिए है। अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से वर्ब वाला पार्ट, नेगेटिव बनाना है सब्जेक्ट के बाद से हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट पार्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाते हुए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है तो उसको सबसे पहले रखिए। यह प्रक्रिया आप करते रहेंगे और हर टेंस और हर एक सेंटेंस के साथ करेंगे। आगे समझ लेते हैं। दूसरा टेंस इंडेफिनिट हो गया। दूसरा है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज करना है जरा इसको ध्यान देंगे आप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाना है और उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि कंटिन्यूअस में रहा रहे रही आता है और रहा रहे रही के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप प्रयोग करेंगे। इसी का निगेटिव अगर बनाना है तो इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। तो इज एम आर का जो चयन है अगर आप नहीं जानते हैं तो दिमाग में रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगता है, सब्जेक्ट अगर वी है तो आर लगता है, यू है तो आर लगता है, ही है तो इज लगता है, सी है तो इज लगता है, इट है तो इज लगता है और दे है, दे का मतलब प्लूरल, प्लूरल जहां भी आएगा वहां पर आर। बच्चे लोग ये गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि कभी कभी हिंदी में दिया होता है कि मेरे पिताजी घर जा रहे हैं, हैं शब्द आता है तो समझते हैं कि प्लूरल होगा तो वो हैं के लिए आर लगा देते हैं। पिताजी तो अकेले हैं, तो पिताजी जब अकेले हैं तो सिंगुलर हुआ ना, तो सिंगुलर के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। आई के साथ एम का, सिर्फ आई है जिसके साथ एम का प्रयोग करना है, बाकी ये जान लीजिए कि सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करना है और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करना है। तो मुझे आशा है कि ये समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं यहाँ इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, जैसा कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आप जान रहे हैं कि इसमें वर्ब की बात चल रही है, सब्जेक्ट अपने जगह पर होगा, ऑब्जेक्ट अपने जगह पर होगा और केवल वर्ब को बदलते जाएंगे, आपका टेंस परिवर्तित होता जाएगा, टेंस बदलता जाएगा, उस टेंस में ट्रांसलेशन बनता जाएगा। इसी के साथ आप इंग्लिश में भी समझते चलिएगा, यह जो है यह पहचान है किसका? इंग्लिश में उस टेंस का। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझ गए। तीसरा हमारा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जोड़ते रहिए। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, जो भी सब्जेक्ट आएगा ना सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ करते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे और आई के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई। हाँ, और इस तरह से आप यूज करते जाएंगे और यह प्रक्रिया चालू रहेगा। साथ में आप ये जान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ और प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर जैसे ही, सी हो गया, ही हो गया, ही, सी, इट हो गया और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे।
इसी हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे, वाक्य निगेटिव बनेगा। इसी हैज हैव के बाद इसी हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले यूज कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे एक वाक्य, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है, मोहन अपना गृह कार्य कर चुका है। तो कल मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूं कि लास्ट के अंत में है लगा है तो अब प्रेजेंट टेंस होगा, चुका लगा है तो परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऐसी स्थिति में इसका ट्रांसलेशन करते समय प्रेजेंट परफेक्ट का जो वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब दोनों मेन वर्ब दोनों मिल करके वर्ब का काम पूरा करता है। अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले सब्जेक्ट यानी कि मोहन, फिर है वर्ब। तो आप गृह कार्य करना, कार्य का करना, तो करने की अंग्रेजी डू होता है। इसके पहले हम हैव में से लगाएं तो क्या लगा दें, या मोहन है या सिंगुलर में है और थर्ड पर्सन में है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। हैज और फिर हैज डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, हैज डन अपना की अंग्रेजी हिज होमवर्क, और इस प्रकार से लिखेंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, हमारा ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। इसी के बाद हैज बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा, मोहन हैज नॉट डन हिज होमवर्क। इसी को हैज को पहले कर दो, हैज मोहन डन हिज होमवर्क, इंट्रोगेटिव हो गया। व्हाई डज मोहन डन, व्हाई हैज मोहन डन हिज होमवर्क, अगर इस तरह करेंगे तो इंट्रोगेटिव बनता जाएगा। और यह बात मैं समझा चुका हूं और आप समझ लिए होंगे। चलिए हम परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ये थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले इसको समझिए, प्रेजेंट वाला पार्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस आप जरा इसको ध्यान देंगे। परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस में है, यानी कि परफेक्ट पूरा हो गया है। इसका पहचान में बताया था कि कोई काम जो है बहुत पहले शुरू होता है और देर तक जारी रहता है, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसमें रही भी आता है और समय दिया गया रहता है। तो ऐसे इसके लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे उसके लिए चूंकि परफेक्ट में है तो हैज हैव का प्रयोग करना होगा सब्जेक्ट के बाद, हैज हैव। उसके बाद एक वर्ड और जुड़ता है इसमें, चूंकि पहले से है ना इसलिए बीन शब्द जुड़ जाता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन जुड़ जाता है, और बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देते हैं, यह वर्ब यूज किया जाता है। इसी में हैज है चूंकि मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद अगर नॉट लगाएंगे निगेटिव बन जाएगा, और अगर इसी को पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हाँ, इसमें जो समय होता है उसको भी देख लीजिए। समय होता है, इसके बीच में अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, और आने के बाद हम लास्ट में फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं और टाइम लिख देते हैं। वह टाइम जो टाइम दिया हुआ है, जैसे 2 बजे से 3 बजे से। यहाँ थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, यह प्रीपोजिशन का सवाल है, प्रीपोजिशन में विधिवत बताऊंगा, लेकिन जब इसका वीडियो बनेगा तो अगर आप लाइक करिए, पसंद करिए हमारे वीडियो को, तो वीडियो मेरा बनता रहेगा। अगर आपका लाइक कम हो गया, मैं ये सोचूंगा कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो भाई बंद कर दूंगा। इसलिए अगर पसंद आया तो ये हम और अपलोड करेंगे, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए, ऐसा ही टेक्निक जो अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक है उसके ऊपर आधारित वो वीडियो अपलोड करूंगा। और यही चाहूँगा कि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो आइए फॉर और सिंस का प्रयोग एक छोटे से पार्ट से मैं समझाता हूँ। फॉर शब्द जो होता है यह टाइम ड्यूरेशन बताता है, और टाइम ड्यूरेशन का मतलब हुआ समय की अवधि, उसके लिए प्रयोग करते हैं। समय की अवधि जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, दिन आएगा, दिन का नाम नहीं आएगा, 2 घंटे से
फिर ये आ जाएगा वर्षों से, हफ्तों से, 3 वर्ष से, 4 वर्ष से। वर्ष का नाम नहीं आएगा कि 1995 94, तब हम फा का प्रयोग करेंगे। यानी कि वह समय क्या होगा, तो पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि होगी, तब हम फा का प्रयोग करेंगे। जैसे फा 3 आवर्स 3 घंटे से, फा 2 डेज 2 दिनों से, दिन का नाम नहीं आया। फा 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स महीने का नाम नहीं आया। तो इसी तरह से हम यूज करेंगे। लेकिन सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय, वो भी केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग करेंगे। इसको समझ लीजिए, केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें ही सिर्फ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं। अन्य जो निश्चित समय के लिए दूसरे टेंस में आता है, वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, या फॉरवोजम, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यह भी बात मैं जब प्रीपोजिशन को पढ़ाऊंगा तब मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। जैसे अब निश्चित समय हुआ, जैसे सोमवार से, तो सिंस मंडे, चूंकि दिन का नाम आ गया। सुबह से, सुबह निश्चित समय होता है, तो सिंस मॉर्निंग। फिर आ गया कि जनवरी से, तो सिंस जनवरी। इस प्रकार से हम निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, और आशा करता हूं ये बात आपको समझ आ गया होगा। इसका थोड़ा हम प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल दोनों देखते हैं। हल्का सा अटेंटिव होइएगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेशन की बात है, चूंकि कंटिन्यूअस बताया हूं, परफेक्ट बताया हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात मैं बताता हूं कैसे आप यूज करते हैं। जैसे वह 5 दिन से, 5 दिन से आपका इंतजार कर रहा है। वह 5 दिन से आपका इंतजार कर रहा है। मान लीजिए एक वाक्य है, इस वाक्य का आपको ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, रहा है शब्द लगा, यानी कि कोई लड़का है। अगर वही लड़की होती तो रही शब्द आता, किस पर एक चोटी होता, क्योंकि लड़कियों की चोटी होती है ना, इसलिए एक चोटी होता। लेकिन यहाँ चोटी नहीं है, इसलिए कोई ना कोई लड़का है, यानी कि ही इज मैस्कुलिन जेंडर। एंड इन फॉर ए मैस्कुलिन जेंडर यू हैव टू यूज ही। आपको क्या यूज करना होता है, ही। चूंकि अकेला है तो लिखेंगे ही, सब्जेक्ट हमने यूज कर दिया। फिर वर्ब का प्रयोग करना है। टेंस तो पहचान में आ गया होगा, 5 दिन से, यहां देखो है लगा है, प्रेजेंट टेंस बताया था मैं। रहा लगा है, कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हो ही गया। यहाँ समय दिया हुआ है 5 दिन से, तो परफेक्ट, यानी कि 5 दिन पहले से ये काम हो रहा है और अब तक जारी है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वर्ब है उसी का प्रयोग किया जाएगा, यानी हैज है में से कुछ। तो यहाँ क्या यूज किया जाए, हैज। हैज क्यों, क्योंकि ही जो शब्द है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज। और फिर क्या यूज करना है, बीन, तो बीन, ही हैज बीन। और फिर वर्ब, वर्ब है इंतजार करना, ये है इंतजार करना, और आप जानते हैं इंतजार करने का अंग्रेजी होता है वेट, WAIT, वेट। और चूंकि ING जोड़ना है तो ING जोड़ दीजिए, वेटिंग, ही हैज बीन वेटिंग। ING क्यों जोड़ा जा रहा है, रहा रहे, रही के लिए, दिमाग रहे, जहां तक रहा रहे रही आएगा, काम को जारी दिखाएगा, वहां ING जोड़ दिया जाता है। जैसे एक उड़ती हुई चिड़िया की अंग्रेजी क्या बनता है, ए फ्लाइंग बर्ड। तैरती हुई मछली, स्विमिंग फिश। दौड़ता हुआ कुत्ता, ए रनिंग डॉग। एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है। खैर चलिए, उतना डीप में मत जाइए,
यहाँ देखें ही हैज रा रहने के लिए अंजी जोड़ना, ही हैज बीन वेटिंग। और आपका का की अंग्रेजी तो वैसे ऑफ होता है, लेकिन यहाँ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। मैं बताऊंगा आपको, स्पष्ट कर दूंगा प्रीपोजिशन कैसे लगाया जाता है, लेकिन चूंकि इसमें हम बता नहीं पाएंगे, कम समय है। तो इसका की अंग्रेजी वेट के साथ है, तो वेट के साथ फॉर लगता है, तो आएगा वेटिंग फॉर, ही हैज बीन वेटिंग फॉर। और आपका आप शब्द आया तो आपकी अंग्रेजी भी होता है यू, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू। और कब से? सिंस, 5 दिन से। तो यहां क्या लगा दे, सिंस लगाएं या फॉर? तो यहां देखिए 5 दिन दिया है, दिन का नाम नहीं दिया है, यानी 5 दिन। इट इज द पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि है, और समय की अवधि के लिए हम यूज करते हैं फॉर। अब आप ऐसा मत सोचिएगा यहां भी फॉर का प्रयोग कर दिए, यहां भी कर दिए। तो यहां तो वेट के साथ फॉर का प्रयोग किया ही जाता है, इसलिए हो रहा है। और यहां आपका जो प्रीपोजिशन है पीरियड ऑफ टाइम, इसको दर्शाने के लिए 5 दिन के लिए, वही दिन का नाम दिया होता तो हम सिंस लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया। और फॉर 5 डेज लिख दिया, टाइम लिख दिया 5 डेज, 5 दिन, और हमारा ट्रांसलेशन पूरा हो गया। इसी को निगेटिव बनाना है तो यह होता है, कई बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, वो गलत होता है। हेल्पिंग वर्ग के बाद दिमाग में एक ही जगह बना लीजिए कि सिर्फ किसी कोई भी टेंस हो, उसके हेल्पिंग वर्ग के बाद नॉट लगाओगे तो निगेटिव बनेगा, और उसी हेल्पिंग वर्ग को सब्जेक्ट से पहले रखोगे तो इंट्रोगेटिव बनेगा। अब इसी को अगर हम निगेटिव बनाना है, जैसे वह 5 दिन से आपका इंतजार नहीं कर रहा है या नहीं शब्द आ गया, तो हम क्या करेंगे, हैज के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, जैसे हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 डेज, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वह 5 दिनों से आपका इंतजार क्यों कर रहा है, क्यों शब्द आ गया, बीच में आ गया, वह 5 दिन से आपका इंतजार क्यों कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, चाहे नहीं है, क्यों कर रहा है, क्यों बीच में आ गया, तो क्यों बनाते समय हम दोनों क्यों का प्रयोग करेंगे, तो इसका अंग्रेजी होता है व्हाई। और व्हाई के लिए आप हैज से पहले लिखेंगे तो लिखेंगे व्हाई हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू, और फॉर का प्रयोग करना है 5 दिन, फॉर 5 डेज। और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मार्क लगाइए, मार्क का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो बच्चे, चूंकि यह वीडियो लंबा बन गया है और मैं जानता हूं कि आप बहुत देर तक देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं वाणी को विश्राम देने जा रहा हूं। और लेकिन आशा कर रहा हूं अगर आपका इस पर लाइक आया, अगर कोई त्रुटि हो गई तो कमेंट भी करेंगे, अच्छा लगा वो भी कमेंट करेंगे। आपका अगर लाइक आया और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आया और सब्सक्राइब भी होता गया, तो अगला जो पार्ट होगा हमारा, ये 2 पार्ट छूट रहा है हमारा, पास्ट और फ्यूचर, इसको मैं अपलोड कर दूंगा और आप